नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपद का गुणनखंड यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों इसे मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो गुणनखंड होता है कई सारे लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैं इसे महत्वपूर्ण बोल देता हूँ। तो कैसे दोस्तों व्यंजकों का गुणनखंड सीखना है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ट्राइनोमियल्स यानी त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड सीखना है। दोस्तों त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड, इसी को हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना सीखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है त्रिघाती व्यंजकों का गुणनखंड हम कैसे करते हैं, और इन पे दोस्तों अगर प्रश्नों की अगर बात करें कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो टोटल 3 टाइप के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। हम बारी-बारी से सारे टाइप्स के प्रश्नों को करेंगे और कम से कम दोस्तों एक टाइप के दोस्तों 4 से 5 प्रश्न करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों इन प्रश्नों को करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या टेक्निक होती है, उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ पहले से ही, ताकि दोस्तों आप समझ पाएँ। चूँकि दोस्तों इसे करने के लिए हम 3 स्टेप अपनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। और दोस्तों ये जो सारे स्टेप हैं, ये दोस्तों मेरे द्वारा बस कह देने से ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएँगी। दोस्तों प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सवालों के ऊपर अप्लाई करेंगे इन सारे बातों को, तो चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आने लगेंगी। और दोस्तों बहुत ही आसान स्टेप हैं, और इन स्टेप को दोस्तों बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको गुणनखंड करना आ भी जाए तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में कर पाएँ, इसलिए दोस्तों इन सारी बातों को बताना। अगर मैं यूँ ही अगर दोस्तों अगर बताने लगूँ तो आप सीख पाएँगे ज़रूर से, बट आप दोस्तों जो प्रश्न को करने का जो प्रोसेस होगा, वो दोस्तों आप सही नहीं कर पाओगे। एक दोस्तों हवाई फायर करोगे इस प्रश्न को करते समय। इसलिए इन सारी बातों को जब आपको पता रहेगा, तो दोस्तों आप एक सही दिशा में सारी बातों को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे मैं समय बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न लिख दिया हूँ पहले से ही। बट दोस्तों इस प्रश्नों को जो करेंगे हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों 3 स्टेप होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार सुना देता हूँ। स्टेप 1 में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले एक गुणनखंड दोस्तों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस व्यंजक का हम कितना गुणनखंड करेंगे, एक गुणनखंड। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे त्रिघाती बहुपद है, तो जैसा कि आपने देखा था द्विघाती त्रिपद व्यंजक में 2 गुणनखंड आता था, इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद के 3 गुणनखंड आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पहले गुणनखंड को ज्ञात करेंगे, और पहले गुणनखंड को दोस्तों ज्ञात करने के लिए कई सारे यहाँ पे बातें हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1, 2, 3, 4 बातें हैं। इन चारों बातों को आप यूज करेंगे। स्टेप 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टेप 2 में हम संतुलित करते हैं। ये भी हम देखेंगे सवाल के ऊपर जब हम संतुलित करेंगे। स्टेप 3 में दोस्तों हम करेंगे उभयनिष्ठ और द्विघाती त्रिपद विधि से गुणनखंड। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप है। इन तीनों स्टेप को दोस्तों जब तक आप सवाल के ऊपर नहीं करोगे सो करके, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों आइए हम सवालों को करके समझते हैं। सबसे पहला जो कि स्टेप बोला जा रहा है, सबसे पहला यहाँ स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक गुणनखंड दोस्तों ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। कह रहा है कि अचर पद के सभी संभव धन व ऋण गुणनखंडों को क्रमशः चर के स्थान पर दोस्तों रख कर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा गुणनखंड बहुपद को शून्य कर देता है। शून्य करने वाला गुणनखंड का विपरीत चिन्ह ही व्यंजक का पहला गुणनखंड होता है। तो ये दोस्तों ये बातें हैं। अब बात दोस्तों की अचर पद क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे बोला कि अचर पद के सभी संभव धनात्मक गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 इस त्रिघाती बहुपद के 4 पद हमें दे रखे हैं। दोस्तों अचर पद की बात करें तो जो संख्या वाली वैल्यू होती है इसी को हम अचर पद कहते हैं। यानी अचर पद दोस्तों हमें दे रखा है क्या, 6। अब 6 का बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, 6 का सभी संभव गुणनखंड आपको खोजना है। तो 6 के अगर गुणनखंडों की बात करें दोस्तों, तो 6 के 4 गुणनखंड आपको मिलेंगे। कौन कौन, 1, 2, 3 और 6। किसी व्यंजक का गुणनखंड कौन होता है, जो इस व्यंजक को पूरी विभाजित कर दे। तो दोस्तों 6, 1, 2, 3 और 6 से कट जाएगा, अतः यह इसके सभी 6 के गुणनखंड होंगे। और यहाँ पे धनात्मक गुणनखंड को भी लेना है और ऋणात्मक गुणनखंड को भी। तो दोस्तों हम दोनों को लिख लेंगे, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब इसे लेने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इन सभी गुणनखंडों को दोस्तों बारी बारी रख कर इसमें दोस्तों रखना है इस चर के स्थान पर, यानी x के स्थान पर दोस्तों रख के
देखना है कि कौन सा गुणनखंड रखने पर यह पूरा व्यंजक शून्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, कह रहे कि अचर पद के सभी संभव धन व ऋण गुणनखंडों को क्रमशः चर के स्थान पर रखकर यह चेक करते हैं कि कौन सा गुणनखंड बहुपद को शून्य कर देता है। तो दोस्तों आप प्लस एक रखेगा रख के देखेंगे, माइनस एक रख के देखेंगे, उसी प्रकार से +2 -2 +3 -3 +6 -6 इन सारी चीज़ों को दोस्तों रखेंगे। और दोस्तों जब आप इनको रखते जाएंगे, जब आप तो दोस्तों आपको टोटल कितने बार रखना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा। ये दोस्तों एक कह लीजिए सो कि हम एक ट्रायल मेथड कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं कि ये बस हो कि यहाँ पे हमें पता नहीं है, हम एक बार ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोस्तों, रख कर देख रहे हैं कि इस पर 0 होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अगर इस तरह से हम ट्रायल करने लगेंगे एग्जाम्स में तो हमें काफ़ी दोस्तों समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको दोस्तों जल्दी से कैसे काम करना है। देखो, चिन्ह रखते समय दोस्तों आपको मान रखते समय कह रहा है कि मान रखते समय ध्यान रहे, यानी मान रखते समय जब यहाँ पे जब सारे मानों को जब रखोगे किस पर यह 0 होगा, दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है। पहला बात यह तो यदि सभी पद धन हो, याद रखना सभी पद धन हो तो सदैव ऋणात्मक गुणनखंड रखें। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी पद क्या है, धन है, ठीक है। इसका भी दोस्तों आगे +6, यहाँ पे प्लस सभी धन है, तो हमेशा माइनस गुणनखंड ही रखेंगे, या तो -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, -6, ये माइनस हमेशा रखेंगे। अच्छा भाई, दूसरी बात, यदि पद क्रमानुसार धनात्मक और ऋणात्मक हो, यानी क्रमानुसार का मतलब यानी पहला प्लस हो, दूसरा माइनस हो, तीसरा प्लस हो, चौथा माइनस हो, इस क्रम से प्लस और माइनस दिए हों तो सदैव आपको क्या रखना है, धनात्मक गुणनखंड रखना है। तो दोस्तों ये तो 2 बात हो गई। बात दोस्तों जो तीसरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्टेप 1 की दोस्तों ये सारी बातें हैं। यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल, ये दोस्तों देखो, यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल क्या हो, बराबर हो, तो सदैव दोस्तों -1 रखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी अचर पद का, किसी दोस्तों संख्या का एक तो हमेशा गुणनखंड होगा। तो दोस्तों कुछ केसेस ऐसी होती हैं, ज़्यादातर सवालों में आपको या तो -1 रखना होता है या तो +1 रखना होता है। तो दोस्तों आगे के तो हमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो +1 और -1 दोस्तों कब हम रखेंगे, ये दोस्तों हम देख लेते हैं। यानी जब हम रखते समय दोस्तों क्या करोगे, पहले तो हम देख लेते हैं क्या +1 या फिर -1 रखने पर हमारा व्यंजक यानी दोस्तों हम जब रखते हैं मान तो हम उसे बांट सकते हैं, प्लस और -1 इसे दोस्तों एक ग्रुप में बांट सकते हो और इन सारी चीज़ों को एक ग्रुप में बांट सकते हो। तो प्लस और अगर -1 अगर रखने पे ये चीज़ें अगर नहीं आते हैं 0, तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों प्लस और -1 पहले हम जरूर रखेंगे। तो प्लस और -1 कब रखोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल, याद रखना दोस्तों, कि सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल। तो दोस्तों समझो कि सम और विषम पद इसमें कौन होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 4 पद हैं, तो 4 पदों के दोस्तों क्रम से नाम दे, या पहला पद है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। तो सम पद कौन होगा दोस्तों, सम पद होगा यही, दूसरा और चौथा नंबर वाला सम होगा। और विषम पद कौन होगा, ये पहला वाला और तीसरा वाला, ये विषम संख्या है दोस्तों, एक और 3। तो पहला और तीसरा विषम पद हो गया और दूसरा और चौथा हमारे सम पद हो गए। तो कह रहा है कि यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल यदि क्या हो, यदि दोस्तों बराबर हो, सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल बराबर हो, तो सदैव दोस्तों चर के स्थान पर क्या रखोगे, -1 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं क्या सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल क्या सचमुच में बराबर है। तो दोस्तों अगर सम पद की बात करें, सॉरी विषम पद की बात करें, पहले और तीसरे नंबर की बात करें, तो यक्ष पहले पद का जो गुणांक है यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक की बात हो रही है। यहाँ पे यक्ष का गुणांक क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। अगर 11 और 1 जोड़ो, 11 दोस्तों अगर विषम पद ले लूँ मैं, x³ + 11x, और सम पद ले लूँ 6x² + 6। तो दोस्तों यहाँ पे 1 और 11 इनके गुण जोड़ो तो दोस्तों 12 आ गया। इसका भी दोस्तों x का गुणांक 6, यहाँ पे इसका कोई किसका गुणांक होगा, यहाँ पे हम x पावर 0 मान सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तो लिखा ही जा सकता है, 6 × 1 को लिख सकते हैं, 6 × 1 और 1 हम लिख सकते हैं x पावर 0, यानी इसका दोस्तों गुणांक क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यानी 12 दोस्तों, यानी दोनों पदों के गुणांकों का योगफल, यानी विषम पदों के गुणांकों का योगफल और सम पदों के गुणांकों का योगफल दोस्तों 12 आ रहा है। यानी दोस्तों बात हमारी कौन सा, ये दोस्तों तीसरी बात फॉलो होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हम चर के स्थान पर दोस्तों क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम इन मानों से हम बच जाएंगे, 2, 3 और +6, यहाँ पे हम इससे बच जाएंगे। यानी हमारा काम क्या हो जाएगा,
-1 पर दोस्तों यहाँ पे काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यह देखा, यदि यदि ये चीज़ें नहीं होती, मान लीजिए बराबर नहीं होता, तो दोस्तों ये हम अगर चीज़ें अपनाते हैं, यदि सम व विषम पदों के गुणांकों का फल शून्य हो, यदि सम व विषम पदों के गुणांकों का फल क्या हो, शून्य हो, तो सदैव दोस्तों चर के स्थान पर क्या रखें, +1 रखें। तो दोस्तों आगे के टाइप के प्रश्न में हम यही करने वाले हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी सवाल लिख दिया है मैंने 1 से लेकर 5 तक, सारी बातें दोस्तों यही फॉलो होने वाली है। यानी सब में हम दोस्तों क्या रखेंगे, चर के स्थान दोस्तों -1 रखेंगे। शायद दोस्तों उसके कई सारे भले न गुणनखंड हो, लेकिन हमें दोस्तों हमें उसी मान को रखना है जिस पर व्यंजक को क्या हो जाए, बहुपद का मान दोस्तों शून्य हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे सवालों में हम सदैव क्या रखेंगे, -1 करके दोस्तों रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे दोस्तों, व्यंजक में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है भाई, व्यंजक में x बराबर -1 रखने पर ये दोस्तों रखेंगे। क्यों हम रख रहे हैं, आपको उस बात क्लियर हो जाएगी होगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सम व विषम पदों के गुणांकों का योगफल क्या हो, अगर बराबर हो। तो हमने यहाँ पे चेक किया, विषम पद 11 और 1 12 हो गया, सम पद की बात करें तो 6 6 12 हो गया, बराबर है दोनों का, तो इसलिए हम इसे 1 रखेंगे। आइए इसको रख के देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे -1 में अगर रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं रख दूँ -1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा +6, -1 का स्क्वायर +11 -1 +6। उसको एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ पे इसको बढ़ेंगे तो 6 गुणे -1 का स्क्वायर सो 1 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह -11 +6, यानी दोस्तों आपको बढ़ा तो आपने क्या मिला, आपको -1 6 1 6 -11 +6। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 6 12 और -1 -11 हो जाएगा -12, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हो गया 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोस्तों आसानी से बहुत ही यहाँ पे चेक हमने कर लिया। यक्स के जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों हमने रखा ये दोस्तों, इस बात से हमने रख दिया। अब देखो अब हमें क्या, पहला स्टेप में यही कह रहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। वह ए गुणनखंड कौन होता है भाई, तो पहले हम यही दोस्तों गुणनखंड होता है, चिन्ह देखो, तो जिस पर मान हमारा 0 आ जाएगा, जिस भी व्यंजक का मान रखने पर 0 आ जाएगा। देखो शून्य करने वाला गुणनखंड का विपरीत चिन्ह ही व्यंजक का पहला गुणनखंड होता है। तो दोस्तों किस पर शून्य हो गया, -1 रखने पे यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। इस पूरे व्यंजक में हमने -1 रख दिया चर के स्थान पर, ठीक है, तो यह क्या होगा, इसका मान पूरा 0 हो गया। तो गुणनखंड कौन होगा भाई, तो इसका विपरीत चिन्ह वाला, -1 रखने पर 0 हो रहा है, तो इसका जो गुणनखंड होगा दोस्तों, यक्स के साथ हम दोस्तों +1 लेंगे। यदि +2 रखने पर 0 होता तो गुणनखंड -2 हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए ए रखने पर अगर 0 हो जाए तो उसका गुणनखंड -a रख लेंगे, ठीक है। अगर -a पर रखने पर अगर 0 हो रहा है तो गुणनखंड जो होता है सो +a होता है। तो ये दोस्तों आपको बातें याद रखनी है। यहाँ पे देखो -1 रखने पर तो हम यहाँ पे बोल देंगे अतः, नहीं तो लिख देंगे दोस्तों इसलिए यक्स +1, ठीक है, व्यंजक का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। किस व्यंजक का भाई, ये जो हमें बहुपद दे रखा है, बहुपद का दिए गए बहुपद का क्या है भाई, x+1 दिए गए, एक लाइन लिख लेंगे, x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। एक स्टेप दोस्तों हमने कर लिया, ठीक है, एक स्टेप हमने कर लिया, ठीक है भाई, एक स्टेप हमने क्या कर लिया, हमारा हो गया। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान स्टेप है। स्टेप 2 में दोस्तों क्या लिखो, आप लिखोगे अतः, या फिर दोस्तों पहले लिख लोगे अब दोस्तों जो ये पूरा व्यंजक दे रखा है उससे दोस्तों लिख लोगे x³ + 6x² + 11x + 6। तो दोस्तों आप क्या करोगे इसमें, दोस्तों यहाँ पे स्टेप 2 में कह रहा है कि संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखो, संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होता है। देखो सबसे पहले दोस्तों जो पद आपको दिया गया होता है, पहला वाला पद, उसे दोस्तों ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों x³ लिख देंगे। अब क्या करोगे, इस x³ का एक घात दोस्तों कम कर देंगे, तो x² का दोस्तों एक घात कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा। अब दोस्तों इस x² को दोस्तों इस पूरे +1 में जो गुणनखंड आया होगा, सो उसमें जो अचर पद रहेगा उसमें सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हमने एक घात कम किया तो आया क्या, x²। अब इस x² को +1 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +x² मिलेगा।
अब संतुलित करने की बारी आती है। तो दोस्तों देखो, संतुलित करने का मतलब क्या, जो नीचे वाला पद होगा ना वो ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। तो यह तो दोस्तों इसके बराबर है, लेकिन अगर दो घात वाली की अगर बात करें तो यहाँ पे 6x², यहाँ पे क्या है, एक x² है। तो दोस्तों सोचो, इसको संतुलित करने के लिए इसमें क्या हमें जोड़ना पड़ेगा, 5x² जोड़ना पड़ेगा, है ना। तब दोस्तों जाके दोनों मिलकर 6x² के बराबर होंगे। तो दोस्तों हमने संतुलित कर दिया इसको। अब उसको प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका दोस्तों फिर जो संतुलित करने पर दोस्तों हमने 6² को हमने संतुलित कर दिया। x³ को दोस्तों यह तो संतुलित हो गया, पहले से ही था। हमने 6² को संतुलित करने के लिए 5x² को जोड़ा। दोस्तों जिसको जोड़ते हैं संतुलित करने के लिए, उसी का दोस्तों पुनः एक घात कम करते हैं। तो 5x² का दोस्तों एक घात हम फिर से कर देंगे एक कम, ठीक है। एक घात कम करें तो हमें क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। अब इस 5x का दोस्तों इसी में हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह से। तो प्लस 5x है, +1 में करेंगे तो प्लस 5x मिलेगा। बोलो, अब संतुलित करने की बात आती है भाई। तो सोचो, हमें ये तो संतुलित है भैया, इससे संतुलित है, ये दोनों मिलके इसे संतुलित कर दिया। अब सो 5x है, अब इस x वाले को हमें संतुलित करना है। तो सोचो 5x में कितना से कितना सो जोड़ोगे कि हमारा 11x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 6x जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 11x हो जाएगा। देखो 6 5 11x। अब सो फिर वापस से जिसको हम जोड़ते हैं घटाते हैं उसका एक घात फिर से कम करते हैं। तो 6x का दोस्तों एक घात हम कर देंगे, यानी x हटा देंगे तो केवल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इसी 6 से दोस्तों हमने इसी 6 को हम दोस्तों +1 में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, इतना करने के बाद स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ व द्विघाती त्रिपद विधि का दोस्तों यूज करते हैं। तो पहले तो उभयनिष्ठ विधि का यूज करेंगे। उभयनिष्ठ विधि दोस्तों देखो, क्रमशः दो का ग्रुप बना लेंगे, दोनों का ग्रुप बना लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, x² कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1। यहाँ पे दोस्तों देखो 5x कॉमन है, 5x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x+1। यहाँ पे दोस्तों +6 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x+1। वापिस से दोस्तों देखा जाए तो x+1 सब में कॉमन है, हमने सभी को निकाल दिया x+1, तो आपको मिलेगा x² + 5x + 6। अब इस पूरे बहुपद का हमें 2 गुणनखंड तो मिल गया। हम दोस्तों आधा जंग जीत लिए, यहाँ पे आधा जंग दोस्तों और बाकी है। अब देखो क्या करना है, इस बहुपद का दोस्तों त्रिघाती बहुपद है तो 3 गुणनखंड होने चाहिए, यहाँ पे हमें 2 ही गुणनखंड मिल रहा है। तो दोस्तों सोचो क्या इसका भी आगे गुणनखंड हो सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यह एक द्विघाती त्रिपद व्यंजक है, और द्विघाती त्रिपद व्यंजक को दोस्तों आपने एक अलग वीडियो में ध्यान से दोस्तों इसका गुणनखंड करना सीख चुके हैं आप। तो दोस्तों आप उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करते हैं भाई, अचर पर जो होता है उसका दो खंड करते हैं। पहले दोस्तों देखते हैं कि जो c है, ठीक है, c का मान प्लस है कि माइनस। तो c का मान यहाँ प्लस है तो बीच वाला पद हमें क्या चाहिए, जोड़ने में चाहिए। तो x², तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ने पर 5x या गुणा करने पर 6। तो 6 का दोस्तों ऐसा 2 फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5 आए। तो 2 और 3 यही दोस्तों 2 फैक्टर होंगे। ये दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों जाके देख लें, ये दोस्तों समय बर्बाद करेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + 2x + 6। यहाँ पे दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x+1। यहाँ पे दोस्तों जब हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x+3। यहाँ पे दोस्तों +2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा x+3। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, x+1। यहाँ से देखो x+3 हाँ ले लेंगे तो x+3, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों x+2। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, x+1 x+2 और x+2, ठीक है, x+1 x+3 और x+2, यही दोस्तों इस पूरे व्यंजक का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने तीनों स्टेप को अपने दोस्तों देखा। अब दोस्तों इसी सवाल को दोस्तों खुद से ट्राई करना है, सवाल नंबर 2 ठीक दोस्तों इसी की तरह की है। तो आइए सवाल नंबर दोस्तों 1 को भी हम करके सॉरी नंबर 2 को भी करके दोस्तों देखते हैं। तो सवाल नंबर अगर दोस्तों 2 की बात करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है x³ + 8x² + 19x + 12। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सवाल को लिख लो, x³ + 8x² + 19x + ठीक है +12। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या कहता है भाई, सबसे पहले हम पहला गुणनखंड ज्ञात करते हैं। और पहला गुणनखंड भाई कैसे ज्ञात करते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अचर पद जो व्यंजक में दिया होगा, यहाँ पे दोस्तों अचर पद 12 दे रखा है। अचर पद के सभी संभव धनात्मक और ऋणात्मक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दोस्तों 12 की बात करें ना तो 12 के गुणनखंड 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 12 भी तो खुद होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, इसके 6 संभव गुणनखंड हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को हम बात करते हैं, तो अगर प्लस और माइनस दोनों की अगर बात करें तो दोस्तों तो 12 तरह के आपको गुणनखंड मिलेंगे। अगर धन और ऋण दोनों को ले, +1 1, -1 1 2 हो जाएगा, +2 -3, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 12 दोस्तों कुल मिला के धन और ऋण गुणनखंड मिलेंगे। अब क्या करना है, इन सभी संभव गुणनखंडों में से दोस्तों बारी बारी से रख कर चेक करना है कि किस पर ये बहुपद का मान 0 हो जाए, किस गुणनखंड, कौन से गुणनखंड रखने पर। तो दोस्तों हम क्या आपको रखते समय मान आपको दोस्तों कुछ बात बताया था। ये दोस्तों 4 बातें हैं, जिसमें अगर सभी पद धनात्मक हो तो याद रखना सदैव ऋणात्मक गुणनखंड रखें। यदि क्रमानुसार धनात्मक ऋणात्मक हो तो सदैव धनात्मक गुणनखंड रखते हैं। तो यहाँ पे सभी पद क्या है, धनात्मक है। सभी पद धनात्मक है भाई, तो हम यहाँ पे कौन सा रखेंगे, सभी पद चूंकि धनात्मक है तो हम ऋणात्मक ही गुणनखंड रखेंगे। अब क्या रखेंगे भाई, इन सारी चीज़ों में से क्या रखेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसको बारी बारी से इस तरह से रखेंगे। तो हम दोस्तों हमने क्या बताया, कई सारे ऐसे केसेस होती हैं जिसमें +1 और -1 पे ही हमारा काम चल जाता है। अगर इन पर काम नहीं चलेगा तो हम दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले तो दोस्तों मैंने कोशिश करी क्या +1 -1 पे हो जाएगा काम। तो दोस्तों देखो +1 आपको कब रखना है, ये बात आगे है। तो दोस्तों -1 कब रखते हैं, -1 हम ये समय रखते हैं दोस्तों जब सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल बराबर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे चेक करो क्या सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल बराबर है। तो यहाँ पे अगर सम पदों की बात करें तो सम पद, इसे अगर नाम दे दो, इसे 1 मैं कहूँ, इसे 2 कहूँ, इसे 3 कहूँ, इसे 4 कहूँ, ठीक है। तो आपको 2 और 4 ये सम पद हो जाएंगे और 1 और 3 हमारे विषम पद हो गए, क्योंकि विषम संख्या क्या होती है, 1 और 3 होती है। तो ऐसो अंक गुणांकों को जोड़ो आप, 19 और 1 इसका 19 1 20, इसके गुणांक को जोड़ो, 8 यहाँ पे इसका गुणांक है 12, 12 8 जोड़ोगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 19 और 1, यानी इनके विषम और सम पदों के गुणांकों का योगफल 20 है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सम पदों का गुणनफल भी बराबर है भाई, और विषम पदों का गुणनफल भी क्या है, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। यानी दोस्तों सवाल को थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + 8x² + 19x + 12। तो दोस्तों देखो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आपने देखा गुणांकों का योगफल सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल क्या है, बराबर है। तो सदैव चर के स्थान पर आप क्या रखो, -1। आइए इसको -1 रख के देखते हैं क्या पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे व्यंजक में, कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे क्योंकि हमने देख लिया है पहले से ही, क्योंकि इनके गुणांकों का योगफल, सम पदों के गुणांकों का योगफल और विषम पदों के गुणांकों का दोस्तों बराबर आ रहे हैं 20 20। तो लिख देंगे व्यंजक में x बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर। तो -1 रख के देखो दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 का क्यूब + 8 -1 का स्क्वायर 19 -1 + 12। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा भाई -19 + 12, यानी आपका हो गया 12 8 20 और -19 और -1 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी 20 20 - 20 दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 हो गया। अतः बोल देंगे, अतः 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 दोस्तों -1 रखने पर तो बोल देंगे तो यतः x + 1 क्या होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। दोस्तों आपने देखा हम पहला गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, इस 2 गुणनखंड और ज्ञात करने होते हैं। अगला गुणनखंड दोस्तों ज्ञात करने के लिए हम व्यंजक क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए तो सबसे पहले तो आप लिख लो, अब x³ + 8x² + 19x + 12। अब संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमने आपको क्या बताया, जो त्रिघात पद पहला जो पद होगा उसे दोस्तों जो कहते हैं लिख लेगा। लिखने के बाद क्या करते हो, उसका एक घात कम करते हो, उसको x³ का एक घात कम करो तो क्या मिलेगा, x²। अब इस x² को दोस्तों इस जो संख्या है ना इसमें दोस्तों गुणा करोगे, चिन्ह सही। तो x² दोस्तों +1 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +x² मिलेगा। अब सो संतुलित करने की बारी आती है तो यह इससे संतुलित हो गया। अब इसको संतुलित कराओ, क्या यह संतुलित है, संतुलित करने में दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 8x² है, यहाँ पे 1 ही x² है,
तो इसे संतुलित करने के लिए दोस्तों इस 8x² को लाने के लिए हम 7x² इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा संतुलित 7 1 8x²। अब जिसको भाई जोड़ते हैं संतुलित करने के लिए या फिर घटाते हैं तो उसमें एक घात उसको कम करते हैं, ठीक है। इसको हम जोड़ते हैं, उसका घात कम करते हैं, वापस से गुणा करते हैं। तो इसका एक घात 7x² को हमने एक घात कम किया तो क्या मिलेगा 7x मिलेगा। इस 7x को दोस्तों जब हम इसे +1 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 7x। वापस से संतुलित करेंगे भाई तो यहाँ पे यह संतुलित है, ये पहले से ये दोनों इसको संतुलित कर दिया। अब 7 है दोस्तों 19x को संतुलित करेगा। 3 घात वाला सो संतुलित है, 2 घात वाला भी यहाँ पे संतुलित हो गया। अब एक घात वाले की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 7x है दोस्तों, सो कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे 19x हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 12x जोड़ देंगे। तो जिसको जोड़ते हैं घटाते हैं उसका घात कम कर देते हैं, तो 12x का घात कम कर देंगे तो मिलेगा 12। 12 का दोस्तों +1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +12। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पूरे व्यंजक को हमने संतुलित कर लिया, ठीक है। संतुलित करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ विधि का यूज करते हैं, दो का इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम x² कॉमन लेंगे तो मिलेगा x+1। यहाँ से दोस्तों हम जब 7x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x+1। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा सो x+1। इतना करने के बाद सो यहाँ पे देखेंगे वापिस x+1 हो रहा है गुणनखंड, एक ब्रैकेट में जाएगा सो x² + 7x + 12। एक लाइन दोस्तों बढ़ जाएंगे, तीसरे स्टेप में करें उभयनिष्ठ और द्विघाती त्रिपद विधि का जिससे हम गुणनखंड करते हैं इस प्रकार कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करोगे, उभयनिष्ठ विधि का हमने यूज कर लिया, अब सो हम द्विघाती त्रिपद व्यंजक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका सो गुणनखंड कर लेना है आपको। तो दोस्तों देखो 12 का ऐसा 2 खंड करो, ठीक है, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करें 12। तो दोस्तों 2 पद कौन होंगे, 4 और 3 होंगे। सो 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 होगा, बोलो 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 होगा और गुणा करने पर क्या होगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1। यहाँ पे हम जो कॉमन लेंगे, ठीक है, x इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 4x + 3x + 12। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख चुके होंगे हमने यहाँ पे दोस्तों देखो x कॉमन है, तो x जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x+4। यहाँ से हम +3 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा x+4। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा x+1। यहाँ से दोस्तों 2 गुणनखंड आपको मिल जाएगा x+4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा सो x+3। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार हम करते हैं सवालों को, इस प्रकार के अगर आ जाए। एक दोस्तों मैं तीसरी सवाल और आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे मैं दोस्तों तीसरी सवाल करके दिखा दूंगा, आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। और चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न दोस्तों आप खुद से ट्राई करना, नोट कर लेना। और उसके बाद जब हम दोस्तों आगे बात करेंगे सवाल नंबर आगे मतलब टाइप 2 में, तो दोस्तों थोड़ा से अलग टाइप के होंगे। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क में आपको लिए छोड़ता हूँ। आइए दोस्तों तीसरी सवाल को हम यहाँ पे करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखा जाए तो तीसरी सवाल हमें दे रखा है क्या, x3। अच्छा दोस्तों तीसरी सवाल चूँकि है ना, तो ये तो कि चलो मैं आपको चौथी सवाल बता देता हूँ, ठीक है। तीसरी और पाँचवीं आप खुद करना, चूँकि इसमें दोस्तों थोड़ा सा माइनस भी आ गया है, तो दोस्तों आप कुछ माइनस वाली भी देख लो। तो चलो मैं आपको चौथी सवाल यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है x3 + 5x² - 17x - 21। क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो दोस्तों हम इस अचर पद जो हमें अचर पद दे रखा है 21 का जितने भी गुणनखंड होंगे, तो गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, इसकी सभी और 21 भी होगा खुद। तो सभी गुणनखंड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेना है और बारी बारी से दोस्तों रख के चेक करना है कि किस पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पहले तो 3 7 21 नहीं रखना है, पहले दोस्तों हम यहीं पे 1 को हम कोशिश करेंगे, +1 या तो -1। -1 कब रखते हैं, जब भाई सम और विषम पदों के गुणांगफल बराबर हो जाए। तो यहाँ पे चेक करें सम पदों का, पहले तो विषम पदों का देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पे क्या गुणनखंड है भाई, गुणांक यहाँ पे -17 है, जोड़ा तो आया है -16। अब दोस्तों सम पदों को जोड़ते हैं, यहाँ पे 5 को जब जोड़ेंगे और यहाँ से दोस्तों -21 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी दोस्तों 5 - 21 यानी आपको यहाँ पे मिल गया 16। यानी सम और विषम पदों का जो गुणांकों का जो योगफल है वह बराबर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में सदैव दोस्तों हम आंख मूंद कर क्या करते हैं, x बराबर -1 रखते हैं। तो व्यंजक में हम क्या करेंगे, व्यंजक में दोस्तों हम रख लेंगे, व्यंजक में x बराबर -1 रखने पर, जैसे दोस्तों हम -1 रखेंगे तो वहाँ पे आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि यह पूरा बहुपद क्या जाता है, 0 हो जाता है। कैसे भाई, आइए देखते हैं। 5 - 1 का स्क्वायर -17 - 1 - 21
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा -1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 + 17 - 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 17 5 आपका हो जाएगा 22 -21 कट के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 0। ये दोस्तों इस व्यंजक में x पर -1 रखने पर 0 हो गया। अतः इसका विपरीत चिन्ह जिसको रखेंगे होंगे उसका विपरीत चिन्ह उसका व्यंजक का गुणनखंड होता है, यानी x के साथ हम लेंगे +1। अतः x + 1 इस दिए गए बहुपद का क्या है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से दोस्तों हमने पहला गुणनखंड ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब सो हम नेक्स्ट अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सो संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दिया गया पद हम लिख लेते हैं पूरा बहुपद। तो पूरा बहुपद हम इस प्रकार से लिख लेंगे x³ + 5x² - 17x - 21। क्या करोगे भाई, संतुलित करने के लिए क्या करते हो, दिए गए पद को हम जो कहते हो पहले वाले को उतार लेते हैं, फिर उसका उससे एक घात कम करते हैं, तो इसका एक घात कम तो मिलेगा x²। अब x² को दोस्तों इसमें हम गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +x²। अब तो संतुलित करेंगे तो ये तो इससे संतुलित है, 5x² में जाना है तो 4x² जोड़ देंगे, हो गया। वापिस का एक घात कम करोगे भाई तो यहाँ पे मिलेगा 4x, 4x का +1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब संतुलित करने जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 4x में दोस्तों क्या जोड़ोगे, आप सोचो 4x में दोस्तों क्या जोड़ोगे कि आपका क्या हो जाए, आपका दोस्तों आ जाए -17x। बोलो, तो दोस्तों यहाँ तो हमें पता नहीं है, तो मान इसमें मैंने a जोड़ने पर दोस्तों -17x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों a का मान अगर हम ज्ञात करें तो आपको क्या मिलेगा, 4 इसको उधर भेज देंगे तो -17x पहले से था, -4 उधर गया, यानी -225x क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, -25x जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों -25x जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, यानी डायरेक्ट दोस्तों लिख देते हैं -25x। बोलो, तभी दोस्तों 25 में से 4 घट के आएगा -17, तो -25x। और सबसे घात फिर कम करेंगे तो आपको मिलेगा -25 दोस्तों जो आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो -25, ठीक है भाई, सॉरी दोस्तों -21 ना होगा भाई, कैसे कर रहे हो भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो +4x -17x है ये ना, ठीक है, उधर जाएगा दोस्तों तो -17 4 21, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 21x, यानी इसमें दोस्तों 21x जोड़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों 21 में 4 घटेगा तो -17 आएगा। वापिस का एक घात कम कर देंगे भाई, एक घात कम करें तो मिलेगा -21 का +1 में गुणा करेंगे तो माइनस। संतुलित है सब, देखो ये इससे ये दोनों मिलके 5x² होंगे, -4 -21x दोस्तों मिलके -17x, ये दोस्तों इससे संतुलित। संतुलित करने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ विधि का यूज करते हैं, दो का समूह बना लेते हैं। तो यहाँ पे x² कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा x + 1, यहाँ से दोस्तों लगाएंगे 4x कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा आपको x + 1, यहाँ पे -21 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x + 1। यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा सही x + 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² + 4x - 21। अब क्या करोगे बाबू, अब आगे से हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला तो अब हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा द्विघाती त्रिपद व्यंजक है। ठीक है, तो दोस्तों देखो c का मान क्या है, माइनस से बीच वाला चिन्ह क्या है, हमें घटाने पे चाहिए होगा। तो दोस्तों 21 का ऐसा दो खंड करो कि घटाने पर 4 आए, तो 7 और 3 होंगे दो खंड, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 मिलेगा, 7 और 3 का गुणा करोगे तो 21 होगा। दोस्तों ऐसा हम गुणनखंड बहुत सारे कर चुके हैं, तो आपने सीख चुका होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप काम करोगे, आगे ब्रैकेट को जब खोल दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से x² प्लस x², यहाँ पे हो जाएगा सो +7x -3x, सो ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होगा 21। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x + 1, यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 7। ठीक है भाई, यहाँ से x + 7, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x + 7। यहाँ से दोस्तों एक लाइन और बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x + 1, यहाँ से हो जाएगा x + 7 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबर और 5 नंबर वाली सवाल दोस्तों आपको खुद से होमवर्क में करना है। आइए दोस्तों हम सेकेंड स्टेप वाली सवाल को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे टाइप 2 के प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे, 1 से लेके 7 नंबर तक हमने सवालों को ले लिया है। दोस्तों इन सवालों को करते समय भी क्या होगा कि 3 स्टेप में जो हम किया करते थे, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा चीज़ें अलग होगा,
बाकी स्टेप 2 और स्टेप 3 दोस्तों इसमें भी वही काम होने वाला है। स्टेप 1 में दोस्तों थोड़ा से बस डिफरेंट होगा। वो क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने वाले हो। पहली सवाल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। दोस्तों क्या करना है कि आपको हमने बताया था कि पहला गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो अचर पद होगा उस अचर पद की जितने भी संभव गुणनखंड होंगे, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, जितने भी होंगे सभी को दोस्तों लेकर के बारी बारी से x के स्थान पर रख के चेक करना है कि किस पर यह पूरा मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम अंदाजा रखें इस तरह से 6 के गुणनखंडों को अगर बात करें तो 1 2 3 और 6 4 गुणनखंड मिलेंगे। अगर प्लस माइनस दोनों की बात करें तो 4 टोटल 8 हो जाएंगे, 4 प्लस वाला 4 माइनस वाला। तो 8 बार उसको इस प्रकार से रखोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या होता है कि कई केस में +1 या फिर -1 पे ही हमारा काम हो जाता है। तो +1 और -1 कब होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। -1 हम कब लेते थे, स्टेप 1 वाले में। कब? जब सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल बराबर होता था तो सदैव -1 रखते हैं। लेकिन सम और विषम पदों के गुणांकों का योगफल, सम पद और विषम पद के गुणांकों का योगफल अगर 0 हो जाए तो दोस्तों चर के स्थान पर आप हमेशा क्या रखोगे, +1 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए अगर इन पदों के गुणांकों के योगफल की बात करें तो सम पद कौन है यहाँ पे, सम पद दोस्तों अगर इनको मैं 1 नंबर कहूँ, इसे कहूँ 2, इसे 3 कहूँ, इसे 4, तो 1 और 3 ये विषम पद हो जाएंगे और 2 और 4 ये सम पद हो जाएंगे। तो विषम पदों का योगफल करो यानी गुणांकों का योगफल करो, यानी इसका 1 हो जाएगा, इसका 11, 1 + 11 मिलकर कितने होंगे, 12 होंगे। विषम पद का करो सम पदों का करो -6 और -6 क्या हो जाएगा भाई, -12 हो जाएगा। और से इनका योगफल करो तो -12 और +12 जब करोगे, ठीक है, बराबर तो आया नहीं, ठीक है भाई, बराबर आया नहीं। अगर बराबर आता तो हम -1 रखते, पर उसमें सम पदों के गुणांकों का फल 12 आया, विषम पदों के गुणांकों का फल 12 आया, अरे -12 आया। जब इनको उनके गुणांकों के सम पदों के गुणांकों का फल और विषम पदों के गुणांकों को जब हम जोड़ेंगे तो सम और विषम पदों के गुणांकों का फल को जब हमने जोड़ा तो दोस्तों क्या आया, मिलके 0 आ गया। दोस्तों जब 0 आ जाए इस प्रकार से, यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का फल 0 हो जाए तो दोस्तों चर के स्थान पर सदैव क्या रखना, +1 रखना। दोस्तों आगे की चिंता हमें छोड़ ही देनी है, 2 होगा 3 6, ठीक है, इन सारे से दोस्तों मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इन चीज़ों से जब ये दोनों केस जब फॉलो नहीं होगी तो हम दोस्तों आगे की बात करेंगे। तो स्टेप टाइप 3 में वहाँ पे हम सीखेंगे। फिलहाल दोस्तों आइए यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, व्यंजक में क्या रखना पड़ेगा भाई, लिख देंगे व्यंजक में क्या रखना पड़ेगा, व्यंजक में x बराबर, ठीक है, व्यंजक में हम यहाँ पे रख देंगे, व्यंजक में क्या रख दोगे बाबू, व्यंजक में हम रख देंगे x बराबर क्या रखने पर, x बराबर दोस्तों +1 रख देंगे, है ना, +1 रखने पर। प्लस तो हम लिखते नहीं है तो क्या रख देंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो क्या आएगा, अगर रख दोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, a का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +11 यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। चूँकि दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है नहीं, ठीक है। 1 का स्क्वायर +11 गुणे 1 -6 हल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 -6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 -6, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 1 12, 11 1 12 और 6 -6 कट के दोस्तों आ जाएगा 0, 0 आ गया। 0 कहते हम कह देंगे अतः x बराबर 1 रखने पर इस व्यंजक का गुणन x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान 0 है। तो गुणनखंड क्या होता है भाई, जो गुणनखंड होता है, करे कि शून्य करने वाला गुणनखंड का विपरीत चिन्ह ही व्यंजक का पहला गुणनखंड होता है। तो पहला गुणनखंड क्या होगा, शून्य करने वाले गुणनखंड का विपरीत चिन्ह वाला, +1 रखने पर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x -1 दिए गए व्यंजक का क्या है, गुणनखंड, दिए गए बहुपद का या फिर व्यंजक का, कुछ भी लिख सकते हो, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला गुणनखंड उसको पाते ही हम क्या करेंगे, हाँ गुणनखंड है, सेकेंड स्टेप अपनाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में इसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले जो पद दिया होगा उसे लिखेंगे अब x³ -6x² + 11x -6 संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला पद होता है जो कहते हैं उतार देते हैं, तो यहाँ पे उतार दिया हमने। फिर उसको इसका एक घात कम करके जो गुणनखंड आया होता है पहला गुणनखंड, उसके
उसके जो अचर पद होगा उसको चिन्ह सहित इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसका एक घात कम करके तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को सब -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। संतुलित करो दोस्तों, सोचो माइनस एक्स स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि -6 एक्स स्क्वायर हो जाए, यानी माइनस दोस्तों एक्स स्क्वायर में मान लीजिए हमें नहीं पता है तो मान लीजिए मैंने सो ए जोड़ने पर -6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो दोस्तों इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -6 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा भाई -5 एक्स, यानी इस व्यंजक में सबको क्या जोड़ना पड़ेगा, -5 एक्स स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम जोड़ देंगे -5 एक्स स्क्वायर, 5 और 1 देखो -1 और 5 जो हो गया संतुलित कि नहीं, दोनों मिलके। अब उसका फिर जिसको जोड़ते हैं उसका एक घात फिर से कम करते हैं, तो इसका एक घात कम कर देगा -5x का 100 -1 में गुणा करेंगे तो होगा +5x। बोलो -5x का 100 जब हम गुणा करेंगे, चिन्ह सहित करना है ना -1 में, तो आपको क्या मिलेगा, +5x हो जाएगा ना, इसलिए हमने प्लस लिखा। फिर इसका एक घात कम करो भाई, नहीं पहले संतुलित करो, 5x में कितना जोड़ोगे, 11x हो जाएगा तो +6x जोड़ दोगे। फिर इसका एक घात कम करके +6 से इसका घात कम कर देंगे, यानी x को हटा देंगे तो ये +6 हो जाएगा, +6 का 100 -1 में गुणा करते हो जाएगा -6। संतुलित है भैया, ये इससे संतुलित है, ये इससे संतुलित है, ये दोनों मिलकर इससे संतुलित है इसके। अब दो का समूह बना के इसको ले लेना है कॉमन, यहाँ पे जो है x-1 वैनिटी विधि लगा देनी है, यहाँ पे जो है x-1, यहाँ पे सब +6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x-1। वापिस आगे बढ़े तो हमें मिला x-1, यहाँ पे मिला एक ब्रैकेट में x स्क्वायर -5x + 6। अब तो देखो यहाँ पे द्विघाती त्रिपद व्यंजक है, यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या करते हैं गुणनखंड में भाई, सी का जो अचर पद रहता है सी का मान देखते हैं प्लस की माइनस, प्लस से बीच वाला पद जोड़ने पे चाहिए 6 का ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने पर ये 5 और गुणा करने पे 6, तो 3 और 2 होंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे सो माइनस है ना तो माइनस लिख लेंगे, तो यहाँ पे 3 और 2 दोस्तों जोड़ देंगे, बाहर हो जाएगा x + 6। एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर -3x - 2x + 6। बोलो ये अंदर वाला बदल देगा इसका चिन्ह, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक लाइन और बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x - 3, यहाँ पे -2 कॉमन है तो ये मिलेगा x - 3। और से एक लाइन आगे बढ़ा जाए तो x - 1, यहाँ से x - 3 इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3, यहाँ पे हो जाएगा x - 2। ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा यह एक सवाल, इसी तरह से दोस्तों सवाल नंबर 2 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 2 को खुद से आपको ट्राई करके देखना, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 की अगर बात करें तो हमें दे रखा है सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है भाई, x³ - 2x² - x + 2। देखो वही काम करेंगे, पहला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो अचर पद रहेगा उसका गुणनखंड हम उसका जितने भी गुणनखंड होंगे सभी संभव गुणनखंड उसमें रखेंगे कि किस पर इस मान पूरा 0 हो जाए। दोस्तों 2 के गुणनखंड की बात करें तो 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो +-1, एक तो +-2, यानी 4 प्रकार के मिलेंगे, +1 -1 रखेंगे, +2 -2। बट हम +2 और -2 को भी दोस्तों छोड़ते हैं, पहले यही चेक कर लेते हैं +1 होगा कि -1। तो इनके गुणांकों को दोस्तों इनके सम पदों के गुणांक और विषम पदों के गुणांक को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर अगर क्या आ जाए, बराबर आ जाए तो सदैव -1 रखेंगे, अगर जोड़ने पर अगर क्या आ जाए 0 आ जाए तो +1 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसे जोड़ा जाए, अगर विषम पदों को जोड़ा जाए और सम पदों को जोड़ा जाए तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 3, ये दोस्तों पहला, ये दूसरा गुणनखंड, एक तीसरा, एक चौथा। तो 1 और 3 को जोड़े तो हमने इसका 1 हुआ, इसका -1, तो +1 और -1 जोड़ा तो हम क्या 0 आ गया। अगर सम पदों को जोड़ेंगे तो इसका -2 और उसका +2, तो इसका भी 0 आया। तो सम पदों के गुणांकों और विषम पदों के गुणांकफल का फल 0 0 है, दोनों को जोड़ेंगे 0 0 तो 0 ही आएगा। यह सो हम कौन सा यहाँ पे टेक्निक अप्लाई होगी, हमने इस टेक्निक को दोस्तों हमने टेक्निक से यहाँ पे हमने पा लिया। रख देंगे सो व्यंजक में क्या, x बराबर क्या रखने पर लिख देंगे, लिख देंगे लाइन व्यंजक में, ठीक है, व्यंजक में x बराबर क्या रखने पर +1 रखने पर। ऐसे हम यहाँ पे एक रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों एक लाइन तो यहाँ पे मिलेगा 1 - 2 -1 + 2 +2 -2 +1 -1, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि सेसफल क्या है 0 है, यहाँ पे हमने इस व्यंजक का मान क्या है 0 हो गया, लिख देंगे अतः x +1 रखने पर तो इसका x - 1 व्यंजक होगा।
तो x माइनस वन दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला गुणनखंड। अब सो अगला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए जो पद दिया होगा उसे पहले हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे अब एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। पहला पद को सो जो कहते हैं वो लिख देते हैं। लिखने के बाद उसका एक घात कम करते हैं, एक घात कम करके सो इसमें पूरा हम गुणा करेंगे प्लस माइनस वन में। तो आपको क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और संतुलित करेंगे, यहाँ पे -2x² चाहिए तो -x² जोड़ देंगे। इसका एक घात कम करेंगे तो होगा -x पर उसको गुणा करेंगे तो जाएगा क्या, +x। संतुलित करने के लिए क्या सोचो, +x में क्या जोड़ोगे कि -x हो जाए। तो मान लीजिए एक जोड़ने पर उसको आपका आएगा -x। तो a बराबर आएगा इसको -x, उधर है +x हो जाएगा, उधर -x हो जाएगा, यानी आ जाएगा -2। इसको संतुलित करने के लिए -2x जोड़ा जाएगा, अगर घात कम करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो आएगा +2। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। संतुलित करने के बाद क्या करते हैं भाई, x² यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो दो का समूह बना के वेनिश विधि का यूज करेंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -x कॉमन ले लिया तो मिलेगा x -1, यहाँ पे सो -2 कॉमन लिया तो बचेगा x -1। वापिस से लेंगे x -1 कॉमन, सब में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस x -2। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, यहाँ पे 202 का ऐसा 2 खंड करोगे, चूंकि सी का मान यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस है तो बीच वाला चिन्ह हमें घटाने पे चाहिए होगा। तो x² 2 का ऐसा 2 खंड करो, तो 2 का 202 गुण यही मिलेगा, 2 और 1, देखो 2 1 कम 2, 2 में से 202 का गुणा 1 में करो तो 2 हो जाएगा, 2 में से घटाओगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 -1, बाहर हो जाएगा x -2। ये चीज़ें सब आप डायरेक्ट भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x -1, यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस एक्स, सो यहाँ माइनस है तो ये वाला +x हो जाएगा -2। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -2, यहाँ पे +1 कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो x -2। यहाँ से दोस्तों वापस हम हो जाएगा x -1, यहाँ से हो जाएगा x -2, और यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा x +1। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों गुणनखंड पा लेते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम एक सवाल दोस्तों हम करके और दिखा देता हूँ, थोड़ा से अलग टाइप का जरूरत होगा। ये दोस्तों आप खुद से करना, 3, 4, 5 और 6 होमवर्क में, एक दो सॉरी दोस्तों 3, 4, 5 आप खुद से करना, मैं पाँचवीं एक थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या था 4 पद दिए गए होते थे, इसमें दोस्तों 3 ही पद हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हाँ 3 पद रहेगा चाहे 4 पद, हमें बस देखना है दोस्तों त्रिपदी है कि नहीं, सॉरी त्रिघाती है कि नहीं, त्रिघाती है तो दोस्तों उसी तरह से होगा। 5वें सवाल को हम दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी 6वें सवाल को। 6वें सवाल की अगर दोस्तों बात करें तो हमें दे रखा है x³ माइनस 13x प्लस 12। तो इसमें भी दोस्तों वही काम होगा, व्यंजक में हम क्या रखेंगे, व्यंजक में दोस्तों हम x बराबर क्या रखोगे भाई, व्यंजक में x बराबर 1 रखने पर, क्यों 1 रखा जा रहा है, अब बात समझो। हमने -1 नहीं रखा क्योंकि इनके गुणांकों का योगफल जोड़ो आप पहले, इसका गुणांक 1 है, इसके गुणांकों को अगर दोस्तों जोड़े तो 1 2 3, तो सम पद दोस्तों, तो यहाँ पे सम पद अगला पद तो दे ही नहीं रखा है सम पद, तो केवल विषम पद यहाँ पे 2 हैं, 12 और 1, क्योंकि जोड़े तो 12 और 13 हो गया। सम पद दोस्तों 2 है, सम पद 2 है, तो 2 नंबर में से एक ही बस पद है -13, तो +13 सम पदों, अब विषम पदों का योगफल +13 आ गया, और सम पदों का योगफल -13 ही है, एक ही है तो 13 ही होगा। दोस्तों जब इनको जोड़ेंगे +13 और -13 को तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो सम पदों का योगफल और विषम पदों का योगफल, सम पदों की अगर बात करें तो -13 था अकेले ही, अब विषम पद में 12 और 1 और 3 विषम संख्या होती है ना, तो 12 और 1 13, 13 प्लस और -13 सम पद वाला मिलकर 0 हो जाएंगे, इसीलिए हम इस व्यंजक में क्या रखेंगे, सदैव 1 रखेंगे। अब 1 रखने पर देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 1 प्लस 12, 1 - 13 प्लस 12, ऐसे हो जाएगा 12 और 1 13 -13, आ गया आपका क्या 0, लिख देंगे। अतः यक्स बराबर 1 रखने पर तो गुणनखंड x -1 हो जाएगा। तो x -1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करोगे आप, जो पद दिया होगा उसे आप लिख लोगे पहले। अब x³ माइनस 13x प्लस 12 क्या करते हैं भाई, संतुलित करने में पहले पद को ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं, फिर उसका एक घात कम करते हैं। एक घात कम करके उसको -1 में गुणा करोगे, ठीक है। इस पूरे -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, -x²। चूंकि दोस्तों इसमें -x² है, संतुलित करेंगे इसमें तो कहीं -x² है नहीं, तो इसको +x² उतना ही क्या कर दोगे, जोड़ दोगे ताकि संतुलित हो जाए। बोलो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसका एक घात कम करना है तो x हो जाएगा, x का -x। अब सोचो दोस्तों -x में क्या जोड़ोगे, उसको -13x हो जाएगा तो इसको जोड़ देंगे -12x। अब इस 12x में सो इसका एक घात कम करोगे तो -12 का सो -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, +12। फिर इसको हो जाएगा आपका संतुलित है। दोस्तों संतुलित करने आपको आ गया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप सीख चुके होंगे संतुलित करना। अब यहाँ पे इसको दो का ग्रुप बना लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका क्या, x² कॉमन लेंगे x-1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको +x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x-1, यहाँ से -12 कॉमन तो मिलेगा x-1। x-1 सभी में से कॉमन लेंगे, पुनः निकाल लेंगे तो मिलेगा x² + x-12। अब से एक लाइन इसका गुणनखंड कर दो, इसे लिख लो। इसका गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 12 का ऐसा 2 खंड करो, ठीक है। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ इसका, c का मान माइनस है तो बीच वाला पद घटाने भी चाहिए, तो x², 4 और 3 पद होंगे भाई, 4x - 3x - 12। बोलो 4 में से 3 घटाओगे तो x, 4 3 12, तो x-1 हो जाएगा। यहाँ पे सो x कॉमन हम जो ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका x+4, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपका x+4। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़ जाए तो आपको मिलेगा x-1, यहाँ से मिल जाएगा x+4 कॉमन लिखा जाएगा, यहाँ से जाएगा x-3। ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों आपने टाइप 2 को देखा, आइए दोस्तों टाइप 3 के प्रश्नों को भी हम 1-2 कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से दोस्तों प्रश्न पूछा जाए तो आप कर पाएँ। तो आइए टाइप 3 को दोस्तों करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम टाइप 3 के प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों टाइप 3 में हम 4 यहाँ पे प्रश्न ले रखे हैं और इनमें अगर बात करें तो ये पहला और दूसरा एक ही जैसे हैं और तीसरा चौथा, ऐसे बात करें दोस्तों चारों एक ही जैसे हैं, पर दोस्तों ये अगर मैं एक यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों ये खुद से आप लोगों को ट्राई करना है, तीसरी मैं बताऊंगा, चौथी दोस्तों आपको खुद से ट्राई करना है। दोस्तों ये कैसे ये अलग प्रश्न है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल टाइप 1 टाइप 2 जैसे सारे चीज़ें अप्लाई होंगी। दोस्तों पहला गुणनखंड से जो आपको ज्ञात करना होगा वही दोस्तों थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, तो हम दोस्तों आपको बता चुके हैं। अगर ये दोनों केस होती हैं तो हम -1 और +1 रखते हैं हमेशा सदैव, लेकिन दोस्तों और भी अगर ये दोनों केस ना मिले तो दोस्तों हमें खोजना होता है, तो वही दोस्तों हम यहाँ पे चीज़ें करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या होगा, देखो खुद इसको समझ के आप यहाँ पे करोगे। अगर पहली सवाल की बात करें टाइप 3 की, अगर पहली सवाल की, तो दोस्तों क्या होगा, हमें दे रखा है x³ - 10x² प्लस 31x - 30। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे अचर पदों के सभी संभव धनात्मक और ऋणात्मक गुणनखंडों को लेकर के यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस पर यह व्यंजक पूरा 0 हो जाता है, क्योंकि हमें दोस्तों पहला गुणनखंड यही ज्ञात करना होता है, ठीक है, कि जो शून्य कर दे। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो दोस्तों अगर बात करें, अगर इनके हमने आपको बताया था कि -1 कब रखते हैं, जब दिए गए बहुपद के सम पदों के और विषम पदों के, सम पदों के और विषम पदों के गुणांकों का योगफल अगर दोस्तों क्या हो जाए, सम पदों के गुणांकों का योगफल और विषम पदों के गुणांकों का बराबर हो जाए, दोस्तों वहाँ पे हम -1 रखते हैं। यदि सम और विषम पदों के गुणांकों का फल 0 हो जाए तो हम वहाँ पे +1 रखते हैं। क्या दोस्तों देख के करते हैं, पहले इसका गुणांक दोस्तों 1 है, बात करें दोस्तों ये 1 नंबर, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4। तो सम पद कौन कौन होगा, सम पद और विषम पद को पहले लिख देते हैं। सम पद में पहले विषम पद को लिखेंगे तो x³ और प्लस 31x, ठीक है, ये हमारे विषम पद होंगे। सम पद को लिखें तो -10x² प्लस -30। नंबर की बात करें तो 2 और 4 सम संख्या होती है, 1 और 3 विषम, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। अगर गुणांक को दोस्तों देखें तो इसका गुणांक 1 है, इसका 31 से 1 जोड़ें तो 32 आ रहा है, -10 और -30 जोड़ें तो -40 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तो बराबर हो रहा है, ना तो योगफल उनका 0 हो रहा है, अतः ना तो पहला केस होगा ना तो दूसरा केस। तो क्या रखने को होगा भाई, तो 30 के हम सभी गुणनखंड पहले देखते हैं कौन कौन होते हैं। 30 के गुणनखंड की बात करें तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 30 होते हैं, बहुत सारे गुणनखंड होते हैं भाई, 15 भी होता है, ठीक है, 30 भी होता है,
सभी संभव धनात्मक और ऋणात्मक सभी लेना है भैया, ठीक है, सभी धन और ऋण दोनों की चेक करना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड है और 8 प्लस होंगे 8 माइनस, तो 16 बार इसमें दोस्तों रख के चेक करेंगे। ये तो क्लियर होगा, +1 -1 दोस्तों काम तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, +2 या तो -2 रखेंगे। एक चीज़ दोस्तों आपने पढ़ा है कि कब हम सदैव प्लस लेते हैं, कब सदैव माइनस लेते हैं। यदि सभी पद धन हो तो सदैव ऋण लेना चाहिए, सभी पद धन हो तो यहाँ पे सभी पद तो धन है नहीं, ये तो धन है, ये ऋण है, धन है ऋण है, तो सभी पद धन न हो तो भाई तो क्या करते हैं, ऋण तो लेते नहीं है। तो क्या यहाँ पे लेना पड़ेगा भैया, क्रम से अगर धनात्मक और ऋणात्मक दे दे, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो दोस्तों सदैव वहाँ पे धन वाली वैल्यू रखते हैं। ये तो क्लियर होगी भाई, +2 रखेंगे, +3 रखेंगे, +5, माइनस वाला तो नहीं रखेंगे। तो +2 यहाँ पे दोस्तों रख के देखते हैं, तो क्या रखेंगे यहाँ पे x बराबर -2 रखने पर, सॉरी दोस्तों +2 रखने पर, 2 रखने पर दोस्तों पहले चेक करो 0 हो रहा है, तो 2 का यहाँ पे क्यों हो जाएगा, 2 का क्यों -10 गुणे रख के दोस्तों जाके कर लोगे 2 का स्क्वायर प्लस 31 गुणे 2 -30, तो क्या होगा यहाँ पे 2 का क्यों 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 4 जो हो जाएगा 40, 31 गुना हो जाएगा 162 -30, जोड़ेंगे भाई तो क्या हो जाएगा 62, 62 और 8 हो जाएगा आपका क्या 70, और -40 -30 ये भी हो जाएगा 70, कट के हो जाएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो गया, x बराबर क्या रख देंगे, इस व्यंजक में दोस्तों आपको रखना पड़ेगा x बराबर 2। तो दोस्तों कैसे 2 रखा हमने, 1 और -1 को नहीं रखा क्योंकि ये दोनों स्टेप फॉलो नहीं हो रहे थे, ठीक है, न तो योगफल 0 हो रहा था न तो योगफल बराबर हो रहा था, तो हमने अलग अलग व्यंजक रख के देखेंगे अन्य गुणनखंडों को, जैसे 2 3 इस प्रकार जो भी उसके समूह गुणनखंड होंगे, तो हमने 2 को रखा और हमने -2 को नहीं लिया क्योंकि सभी पद क्या थे, सभी पद दोस्तों क्या थे, सभी पद धनात्मक नहीं थे, इसलिए हम दोस्तों धनात्मक वैल्यू रहते हैं क्योंकि क्रमानुसार धनात्मक ऋणात्मक दे रखा था। तो रख देंगे भाई व्यंजक में x बराबर क्या रखने पर, व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा भाई, 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा, पूरा बहुपद में 0 हो जाएगा, है ना। तो रख के देखते हैं भैया, -2 रख के देखें तो हमने 2 का क्यूब -10 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 31 गुणे 2 -30, आगे हल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 8, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 62 -30, जोड़ेंगे भाई तो -40 और -30, 62 और 8 में यहाँ पे 70 हो जाएंगे, यहाँ पे -70, यानी हो गया 0, यानी बोल देंगे अतः 2 रखने पर व्यंजक का मान 0 हो रहा है, तो गुणनखंड क्या होता है भाई, माइनस वाला होता है, अतः x -2 बहुपद का, दिए गए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इतना बात लिखोगे। अब क्या करोगे दोस्तों, संतुलित करने की बारी आती है, संतुलित दोस्तों उसी तरह से करना होता है, लिखेंगे अब x³ -10x² प्लस 31x -30, यहाँ से दोस्तों क्या करोगे, पहला वाला पद जो कहते हैं वो लिख देते हैं, फिर उसका एक घात कम करते हैं, फिर दोस्तों इसमें चिन्ह सहित गुणा करते हैं। तो दोस्तों देखो इसका एक घात हम कम करके x² को हमारे गुणा करेंगे तो -2x² हो जाएगा, और उसको संतुलित करेंगे तो -2x², कितना दोस्तों जोड़ोगे तो -10x हो जाएगा, तो -8x² हो जाएगा। फिर इसका दोस्तों एक घात कम करोगे तो -8x का दोस्तों +2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या +16x, अब 16x में कितना जोड़ोगे तो 31x हो जाएगा, तो दोस्तों जोड़ देंगे 15x, सभी ने 16 15 31 होगा। अब इसका एक घात को कम करोगे यानी हो जाएगा एक घात x कम करेंगे तो आपको मिलेगा क्या +15 का उसको -2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या -30। अब उसको देखो संतुलित होगा कि नहीं, ये इससे ये दोनों 8 2 10, ये दोस्तों 16 15 31x माइनस। अब क्या करोगे दोस्तों, इन दोनों में दोस्तों कॉमन निकाल लेंगे, है ना, दो का समूह बना के, तो यहाँ मिलेगा x -2, यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा -8x कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको क्या x -2, यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा x -2, वापिस से x -2 दोस्तों कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x² -8x प्लस 15। ये दोस्तों आगे होगा गुणनखंड, इसे हम लिख लेंगे, जो घातीय त्रिपद व्यंजक है। सो c का पद क्या है प्लस है, तो बीच वाला पद हमें जोड़ने पे चाहिए होगा, तो आपको जोड़ने पर यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा डायरेक्टली 5 और 3, दोस्तों 5 और 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 और 5 तिहाई 15 भी हो जाएगा गुणा करने पर। यहाँ से होगा x -2, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा आपका x -5,
यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से मिल जाएगा आपका क्या x माइनस 5, यहाँ से मिलेगा x माइनस 3। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हम अन्य पदों को रख के देखते हैं, +1 -1 अगर ना रखा जाए तो आगे हम कैसे करते हैं। ऐसे एक मैं तीसरी सवाल भी यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तीसरी सवाल की यहाँ पे बात करें, दोस्तों दूसरे नंबर आपको से ट्राई करना है ना। अब मैं आपको तीसरी सवाल बता देता हूँ ताकि आप चौथी सवाल को से कर पाएँ। दोस्तों तीसरी सवाल की अगर बात करें तो हमें दे रखा है x³ माइनस 19x प्लस 30। अब क्या करना है भाई, 30 का सभी गुण संभव गुणनखंड की बात करें तो सभी संभव गुणनखंड 1 2, ठीक है, +1 +-1 +-2 +-3 +-5 +-6 +-10 +-15 +-30, ये सभी संभव गुणनखंड मिलेंगे। तो अब क्या चेक करें, क्या प्लस और माइनस रखने पर काम हो जा रहा है, +1 या फिर -1। तो सम और विषम पदों का योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि भाई इनमें 3 पद हैं, तो विषम पद की बात करें तो 30 और 31, और यहाँ पे सम पद -19 है। तो यहाँ पे ना तो बराबर है ना तो 0 हो रहे हैं जुड़ने पर, तो यहाँ पे दोस्तों +-1 तो नहीं रखा जा सकता। तो यही सारे आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो हम दोस्तों पहले 2 रख के देते हैं। अच्छा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस है, यदि सभी पद धन हो तो सदैव ऋण पद रखते हैं, लेकिन अगर क्रम से प्लस माइनस दिया हो तो सदैव हम क्या रखेंगे भाई, हम धनात्मक रख के देखते हैं। तो एक बार +2 रखेंगे, एक बार +3 +5 इस तरह रखेंगे। तो 2 रख के अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 19 × 2 और +30। तो 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है, 19 दूनी 38 +30, 30 8 38 -38 हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे रख लेंगे क्या, x बराबर हमें मिल गया तुरंत ही, लिख लेंगे व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर। फिर दोस्तों हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हम जब 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा, आगे हम बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, धन ही था, 19 × 2 +30। यहाँ पे हमने 2 का क्यूब किया 8, 19 दूनी 38 +30, अब 30 और 8 को जोड़ेंगे तो जाएगा 38 -38, कट के आ जाएगा 0। तो दोस्तों आपने देखा, अब हमने क्या देखा कि x बराबर 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो बोल देंगे अतः x -2 दिए गए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इतना बात लिखोगे, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 में संतुलित करते हैं। तो लिखेंगे अब x³ माइनस 19x प्लस 30, पहले वाले पद को जो कहते हैं वो लिख लेते हैं, इसका एक घात कम करके -2 में से यहाँ पे जो गुणनखंड पहला गुणनखंड उसमें अचर पद में जो पहला गुणनखंड के अचर पद में से चिन्ह सहित गुणा करते हैं, तो माइनस तो +x का घात कम करके तो आएगा +x² का हम इस -2 में गुणा करें तो होगा अब क्या, -2x²। क्योंकि दोस्तों इस व्यंजक में हमें कहीं x² वाला पद नहीं है, संतुलित करने जाएंगे तो हमारे x से संतुलित हो रहा है, बट इसमें से कहीं भी हमारा द्विघाती पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए उतना ही जोड़ देंगे ताकि उसको कट के हमारा कैंसिल हो जाए। अब ताकि दोस्तों हमें द्विघाती नहीं देख रहा था, तो हमने उतने ही जोड़ दिया ताकि ये कट के संतुलित हो जाए। अब इसका एक घात कम करोगे तो भाई मिलेगा 2x प्लस 2x का उसको गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा क्या, -4x। बोलो, +2x का उसको जब गुणा करोगे -2 में तो आपको मिलेगा 4x -4x जबकि हमें क्या चाहिए, सो -19 चाहिए संतुलित करने के लिए, तो क्या जोड़ोगे तो हो जाएगा -4 में से जोड़ दोगे -15x, तब जाके -15 -4 -19x हो जाएगा। और सो -15x की अगर बात करें, उसका जिसको हम जोड़ते हैं घटाते हैं संतुलित करने के लिए, उसका फिर उसे घात कम करके वापस से गुणा करते हैं, तो x का घात कम कर देंगे तो x कम कर मिलेगा -15, इस -15 का उसको -2 में गुणा करेंगे क्या, -30। सही, सो +30 -15 गुणा -2 में तो -+30 हो जाएगा। अब सो वही काम करना है, दो का ग्रुप बना के सो आपको कॉमन निकाल लेना है, तो मिलेगा इस तरह से आपको 2x कॉमन यहाँ हो जाएगा तो x -2 -15 कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा x -2। वापस दोस्तों जब हम x -2 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x² + 2x
-15। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इसका और भी गुणनखंड हो सकता है आगे। c का मान 100 माइनस है तो बीच वाला पद हमें क्या चाहिए, घटाने पे ही चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 15 का ऐसा 2 खंड करो, घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 15, तो 5 और 2 होगा, तो 5 और 3 होगा, ठीक है। 5x में से 3x घटा लेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, 5 3 15, इस चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से हो जाएगा x -2, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 5, यहाँ पे 100 - 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 5, यानी आपका हो जाएगा क्या, x -2, यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा x + 5 और x - 3। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हम त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। आपने सो देखा 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं और 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं और 3 स्टेप भी हम फॉलो करते हैं। 3 स्टेप की अगर बात करें तो पहला गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कोई उस अचर पद, जो अचर पद दिया रहेगा उस बहुपद में, उस अचर पद के गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड को रखते हैं जिसमें वो 0 कर दे सभी को। तो जो 0 कर देता है वही उसी का विपरीत चिन्ह वाला पहला गुणनखंड बन जाता है। दूसरा में हम संतुलित करते हैं, संतुलित करने के बाद उभयनिष्ठ और त्रिघाती त्रिपद का यूज करके दोस्तों हम लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हमें अन्य 2 गुणनखंड मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना काफ़ी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने दोस्तों लंबा वीडियो तो दोस्तों ज़रूर था, बट हमने दोस्तों पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आप दोस्तों सवालों को प्रैक्टिस करो जो हमने यहाँ पे छोड़े हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों रेगुलरली। और कोई आपको डाउट हो तो ज़रूर से हमें कमेंट करें। और हम बात करेंगे गुणनखंड की एक नई विधि के ऊपर। जस्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।